नमस्ते। निफ्टी ने 18 जुलाई को 25,000 के नीचे गिरावट दिखा दी और क्लोजिंग के वक्त डिसाइसिवली 25,000 के नीचे का बंद दे दिया। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये ख्याल होगा कि इस गिरावट में क्या करना चाहिए। क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या हमें बेच देना चाहिए, या क्या हमें होल्ड करना चाहिए। तो चाहे आप डेरिवेटिव्स या इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मेरे हिसाब से इस बाजार में क्या करना चाहिए और बाजार और कितनी गिरावट दिखा सकता है, या फिर बाजार यहां से चढ़ के ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि निफ्टी में मूवमेंट्स कैसी रही हैं पिछले 6 महीने में। तो पिछले साल के सितंबर से निफ्टी में कंटिन्यूअस गिरावट देखने मिल रही थी। उसके बाद अप्रैल महीने में जब ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए, तब निफ्टी ने 21,800 पे कंफर्म बॉटम बना दिया और उसके बाद से कंटिन्यूअस धीरे 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 करके बढ़ता रहा और एक पॉइंट पे 25,500 के आसपास तक निफ्टी पहुंच गया था। तो अगर हम 21,800 से 25,000 तक की छलांग देखें तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास निफ्टी में बढ़त देखने मिल गई है अप्रैल से लेके जुलाई तक। अब अगर मैं ज्यादा डिटेल पिक्चर की बात करूं तो निफ्टी 24,500 से 25,200 इस बैंड में ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक अटका हुआ था और 25 जून को निफ्टी ने 25,200 के रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर की तरफ निकल गया, लेकिन वहां पर वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। 20 दिनों के अंदर ही निफ्टी वापस से उसी बैंड में अब वापस लौट आया है। 24,950 के आसपास का निफ्टी ने क्लोज दिया है। अगर हम कारणों को एनालाइज करें कि किन कारणों की वजह से निफ्टी 25,200 के ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से वो दोबारा 24,500 से 25,200 के रेंज में आ गया, तो उसके पीछे मुझे 3 सबसे बड़े कारण दिखते हैं। एक कि भाई ट्रम्प भाई साहब ने फिर से पिछले 15-20 दिनों से टैरिफ्स का वही रोना धोना फिर से शुरू कर दिया है। किसी कंट्री पे इतना लगा देंगे, अगर ब्रिक्स में रहोगे तो ऐसा कर देंगे, वगैरह वगैरह। मतलब जो शांति बनी हुई थी टैरिफ्स पे, वो ट्रम्प भाई साहब ने फिर से वही मार्च अप्रैल के दौर में ले गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है, वोलेटिलिटी है। तो सबसे पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण रहा कि जो अभी जून क्वार्टर की अर्निंग्स की शुरुआत हुई है, स्पेशली आईटी कंपनीज और एक्सिस बैंक के नतीजों को देखें तो काफी खराब नतीजे आए हैं, अनुमान से नीचे के ही नतीजे आए हैं। तो वो भी एक दूसरा बड़ा कारण बना। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है वो है एफआईआईज की शॉर्टिंग। एफआईआईज कंटिन्यूसली अपने शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, चाहे वो ऑप्शंस में हो। कैश मार्केट में वो ज्यादा बेच तो नहीं रहे, लेकिन खरीद भी नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत ले बेच कर रहे हैं। लेकिन डेरिवेटिव्स में एफआईआईज ने काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बनाते जा रहे हैं। तो ये 3 मेन कारण है जिसकी वजह से निफ्टी 25,000 के नीचे आके बंद हुआ है। इस गिरावट की जो सबसे खास बात रही है वो ये है कि ये कोई यूनिवर्सल गिरावट सारे सेक्टर्स में नहीं देखने मिली है। जो सबसे बड़ा सेक्टर जिसने मार्केट को नीचे खींचा है वो आईटी इंडेक्स है, क्योंकि जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं आईटी सेक्टर में, ज्यादातर ने स्ट्रीट को डिसअपॉइंट किया है और ये बहुत ही बड़ा इंडेक्स है। बैंक इंडेक्स के बाद सबसे बड़ा इंडेक्स है, तो इसलिए बाजार में गिरावट देखने मिली है। जबकि अगर आप बैंकिंग इंडेक्स देखें या ऑटो इंडेक्स देखें या फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। तो इससे ये समझ आता है कि अभी भी मार्केट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड में है। ये सिर्फ उन सेक्टर्स पे ज्यादा मार पड़ी है, उन सेक्टर्स में ज्यादा गिरावट देखने मिली है जिन्होंने रिजल्ट्स के मामले में काफी खराब परफॉर्म किया है। आपका सवाल हो सकता है कि क्या ये गिरावट जारी रहेगी या फिर निफ्टी और सेंसेक्स अपना अप ट्रेंड रेज्यूम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस बना के रखे हैं और स्पेशली जिस तरह से कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं,
तो चांसेस है कि गिरावट और भी थोड़ी बढ़ सकती है। किस गति से गिरावट होगी वो इस पे डिपेंड करेगा कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीन हैवी वेट्स के नंबर्स किस हिसाब से आते हैं। तो ये तीनों के ही नंबर्स इस वीकेंड में आने हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन के अंदर ये तीनों के ही नंबर्स आने हैं। रिलायंस के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि मुझे लगता है बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट देंगे। नतीजे थोड़े से अनुमान से बेटर दिख रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनके नतीजे कैसे रहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर इनके नतीजे अच्छे आते हैं तो जो गिरावट की गति है वो धीमी पड़ सकती है, लेकिन अगर इनके नतीजे खराब आ सकते हैं तो हो सकता है कि गिरावट की जो गति है वो तेजी या स्पीड पकड़ सकती है। अब आपका सवाल हो सकता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये गिरावट रुक सकती है और बाजार फिर से अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये गिरावट रुक सकती है। सबसे पहला कारण है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील। अगर इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो जाती है और वो अच्छे टर्म्स पे होती है तो बाजार को इससे काफ़ी बड़ा फिलिप और बूस्ट मिलेगा और उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और ये बाजार में जो गिरावट देखने मिल रही है वो थम सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि अगस्त में आरबीआई की पॉलिसी में और एक रेट कट आरबीआई कर दे, जिसके चांसेस पिछले 2 महीने तक बिल्कुल कम लग रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी सारी बैंक्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आरबीआई और एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दे। तो अगर वो हो जाता है तो अगेन बाजार के लिए वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। और तीसरा फैक्टर है कि जो कंपनियों के अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आए हैं उनके रिजल्ट्स अनुमान से बेटर आने लगे, और जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जैसे कि ऑटो के मंथली सेल्स, जीएसटी कलेक्शन नंबर्स, ऐसे जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उसमें पॉजिटिव ट्रेंड दिखने लगे, ग्रोथ का कमबैक और भी स्ट्रांगली दिखने लगे। अगर इन 3 में से कोई भी एक ट्रिगर हो सकता है तो शेयर बाजार अपने जो ये गिरावट चल रही है उससे बाहर निकल के फिर से पॉजिटिव ट्रेंड, अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। अब देखते हैं कि अगर कोई ट्रेडर है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे अपना अप्रोच रखना चाहिए, और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको अपना स्ट्रैटेजी अप्रोच कैसे रखना चाहिए। तो अगर आप ट्रेडर हो, चाहे डेरिवेटिव्स, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडर, तो मेरे हिसाब से एकदम शॉर्ट टर्म में बाजार का ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, बिकॉज निफ्टी अपने 10 डे, 20 डे और 50 डे डीएमए के नीचे आ चुका है। और अगर मैं डेमा की बात करूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इसके हिसाब से, तो 10 और 20 डेमा के नीचे क्लोज दे चुका है, और 50 डेमा जो कि 24,932 पे है उसके ऑलमोस्ट टचिंग डिस्टेंस पे है, और चांसेस आर हाई कि उसके नीचे भी वो जा सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स ले रहे हो, तो आप अपना बायस थोड़ा सा नेगेटिव रख सकते हैं, शॉर्टिंग की तरफ रख सकते हैं। लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि भले ही निफ्टी में, सेंसेक्स में गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन आज की डेट में निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1300 पॉइंट दूर है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 4-5% की दूरी पे है। तो कभी भी अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो एकदम एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल सकती है, बिकॉज अभी भी सिस्टम में लिक्विडिटी, इन द सेंस लोगों के पास कैश अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, जो वो मौका देख रहे हैं कि शेयर बाजार में कब निवेश करें। और म्यूचुअल फंड SIPs में भी अभी स्टेबल हर महीने 26-27 हज़ार करोड़ का न्यू पैसा आते जा रहा है। तो ये जो इनफ्लो ऑफ मनी है वो कंटिन्यूस जारी है। तो एकदम शॉर्ट टर्म अवधि के लिए आप अपनी नज़रिया शॉर्टिंग की तरफ रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और बाजार न्यू हाई की तरफ भाग सकता है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो डेफिनेटली इस करेक्शन में आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज
जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो चांसेस है कि वहां पर हमें डबल डिजिट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखने मिले, बिकॉज लास्ट ईयर 2024 का जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स थे वो काफी खराब आए थे, काफी कम आए थे। तो जो बेस है वो काफी कम है। तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स मेजॉरिटी कंपनीज के अच्छे आने के चांसेस हैं और बाजार हमेशा आगे के बारे में सोच के चलता है। तो ऐसा नहीं होगा कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के नंबर आएंगे उसके बाद बाजार रिएक्ट करेगा। बाजार मोस्टली उस चीजों को कुछ दिन कुछ हफ्ते पहले ही फैक्टर इन कर लेगा। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि बाजार न्यू ऑल टाइम हाई कब बनाएगा। ऑल टाइम हाई बनाएगा वो एक सर्टेनिटी है मेरे हिसाब से। कब बनाएगा, कितना टाइम लेगा, सिर्फ वो एक क्वेश्चन मार्क है जो कि कोई भी गेस कर सकता है। मेरे हिसाब से बाजार अगले दिवाली से पहले या दिवाली तक न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा, इसकी वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो अच्छी कंपनियों में निवेश किसी भी करेक्शन में अपना बढ़ाते जाएं, चालू करें। और अगर मैं की सपोर्ट लेवल्स की बात करूं, बिकॉज बाजार अभी एकदम इमीडिएट डाउन ट्रेंड में है, तो सबसे पहला सपोर्ट तो 24,932 पे है, जहां अभी हमारा 50 डेमा प्लेस्ड है और बाजार एकदम उसके करीब बंद हुआ है। चांसेस आर हाई कि अगर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इन तीनों के नतीजे पे अगर कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस बाजार को दिखती हैं तो बाजार आसानी से इस लेवल को तोड़ दे। उसके बाद जो अगला लेवल बनेगा वो होगा 24,500 के आसपास, जो कि हमारा जो ट्रेडिंग रेंज बना था 1.5 महीने का उसका लोअर एंड है। और वहीं पर 24,500 के आसपास ही 100 डेमा भी प्लेस्ड है। तो मेरे हिसाब से चांसेस आर वेरी हाई कि बाजार 24,500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 24,100 का। 24,100 पे अभी हमारा 200 डेमा प्लेस्ड है। तो जिस हिसाब से बाजार की पोजीशनिंग है, चांसेस काफी हाई है कि बाजार 24,500 और 24,100 इन दोनों में से एक लेवल पे डेफिनेटली टेस्ट करेगा और फिर वहां से घूम जाएगा। अगर 24,500 पे टेस्ट करके अगर बाजार सपोर्ट लेके वहीं से घूम जाता है तो सबसे बेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स ऐसे ही आते गए, खराब ही आते गए, तो बाजार 200 डेमा 24,100 के आसपास भी जाके एक बार टेस्ट कर सकता है। तो आप इन लेवल्स के बारे में ध्यान रख सकते हैं और इन सपोर्ट लेवल्स पे लॉन्ग ट्रेड्स लेने के बारे में सोच सकते हो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।